करना और उसके संदर्भ में पूरे भारत के मजदूर आंदोलन को रेखांकित करने की जरूरत है। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम में, ग्लोबल कैपिटलिज्म, लेबर एंड कैपिटल रिलेशन में, नई दिल्ली के आसपास, राजधानी के आसपास बड़ा जो गाँव साहिबाबाद में नोएडा से लेके जितना बड़ा एरिया है उसके हिसाब से। दूसरा, मारुति आंदोलन ने एक और बात हमें सिखाई। हम सुनते हैं नौकरशाही, एक दूसरे तरह की नौकरशाही को दूसरे तरह की नौकरशाही ने रिप्लेस कर दिया। पिछले 1 साल से आंदोलन चल रहे हैं। एक लीडरशिप जाता है, बिकने का शोर हो जाता है, हर जगह कह रहे इसको तो हीरो बना दिया, इसको तो बिक गया। फिर अचानक और बिकता है दूसरा, एक तबका पूरा एक मजदूरों का लीडरशिप खड़ा हो जाता है। वो लीडरशिप में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको हटाते हैं, जेल से अंदर से एक लीडरशिप की तैयार हो जाती है, वो बाहर से कोऑर्डिनेट करने लगती है। अभी वो सब थमा नहीं होता है। हम देखते हैं कि हरियाणा के विभिन्न शहरों में विभिन्न छोटे-छोटे तबकों में अलग-अलग मजदूरों का आंदोलन, वो मारुति के समर्थन में अलग-अलग रैलियां हो रही हैं, अलग-अलग लोग कर रहे हैं। अरे ये तो अगर लीडरशिप तो एक ही थी, नौकरशाही थी, पे लीडरशिप के लेवल कहाँ से आ गया? ये मारुति आंदोलन एक बहुत अच्छी चीज सिखाई। तो बाकी सब चीज़ों पे बाकी नजर वक्ताओं बोल ही चुके हैं। मैं सीधे अपने संगठन की तरफ से, मारुति मजदूर पत्रिका की तरफ से अपना प्रपत्र यहाँ पेश कर रहा हूँ। मारुति के मानेसर फैक्ट्री के मजदूरों का जारी संघर्ष हमें मजदूर आंदोलन की चुनौतियों के बेहतर सवाल से रूबरू करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पिछले साल के जून से आज तक के पूंजीवादी उत्पादन के एक महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की एक इकाई कार बनाने की इस आधुनिकतम फैक्ट्री में चल रहा संघर्ष कई सवालों पर विचार करने के लिए उत्साहित कर रहा है। इन सवालों का सरोकार निश्चित रूप से मजदूर आंदोलन की चुनौतियों से ही है। मजदूर आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो यह महज एक यूनियन स्तरीय आंदोलन की बात नहीं रह जाती है, वरन यह पूंजी और श्रम के बीच के संबंधों पर गौर करने की बात होती है और अंततः इनके बीच के अंतर्विरोध को हल करने की भी। यदि हम मारुति मजदूरों के संघर्ष की बात करते हैं तो शायद ही यह हमें इस व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण सवाल को हल करने का रास्ता दिखाता है। यह एक स्वतःस्फूर्त संघर्ष है जिसे तैयार करने में चेतना, इसका मतलब मार्क्सवादी चेतना का कोई हाथ नहीं रहा। फिर भी यह इस चेतना को आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक ठोस बनाता है और हमारी सोच या कई तरह के हमारे पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाते हुए हमें श्रम की दुनिया और उसके संघर्ष पर नए सिरे से सोचने के लिए भी बाध्य करता है। मजदूर वर्ग के संघर्षों की हर नई हरकत कुछ न कुछ दे जाती है, तथापि यह भी सही है कि कई बार यह हरकतें हमारे सामने प्रश्न भी खड़ा करती है। यदि हम इस आंदोलन को यूनियन आंदोलन की नजर से देखें तो हम इसमें ऐसी कई खूबियां नजर आएंगी जिसे हम नायाब कर सकते हैं। पूंजीवाद के लंबे इतिहास में मजदूरों ने बहुत बड़ी यूनियन लड़ाइयाँ लड़ी है और यह उनको उनकी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करता है। यह एक बहुत ही प्राथमिक चीज है। भारत में पिछली सदी के 90 के दशक में पुराने अवसरवादी यूनियनों को तोड़ने का अभियान सा चल पड़ा था, विशेषकर झारखंड और बंगाल के बड़े क्षेत्रों में, और आखिरकार यह अपनी अर्थवादी सीमाओं को पार नहीं कर पाया। कई जगह तो अवसरवाद और संशोधनवाद के खिलाफ मजदूरों का यह मनोभाव अराजकतावादी सीटो एनार्किज्म में कन्वर्ट हो गया, ये परिधि में घुस गया और यह राजनीतिक संगठन या पार्टी बनाने के प्रति या राजनीति के प्रति ही उदासीनता में बदल गया। क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन के हालात शायद कोई इसे दिशा देने लायक नहीं थे। फिर भी मारुति का वर्तमान आंदोलन जब हम उत्साहित करता है तो इसके पीछे ठोस कारण जरूर होंगे। यहीं पर यह आंदोलन हमारे विशेष महत्व का हो जाता है। यह एक विषादग्रस्त परिस्थिति के भीतर की खलबली नहीं है जहां जाकर मजदूर आंदोलनों में विचित्र की प्रवृत्तियां घर कर जाती हैं और अराजकतावादी संघातिवादी सिंडिकलिज्म माहौल का निर्माण हो जाता है। हम कहना चाहते हैं कि मारुति का आंदोलन या गुड़गांव का आंदोलन एक नए इलाके की अंगड़ाई है जो इतिहास में हुए कई संशोधनवादी गद्दारी से उत्पन्न माहौल के ऐतिहासिक भार से मुक्त है। इस मामलों में यह तरोताजा है, लेकिन इतिहास की भावना से मुक्त होना तो नकारात्मक चीज है और हम कहना चाहेंगे कि यहीं पर सकारात्मक कम्युनिस्ट ग्रुपों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे इस कमी को पूरा करके इसे नए अभियान का अंग बनाएंगे। इस पूरे क्षेत्र में हम देखते हैं कि मजदूर संघर्ष स्वतःस्फूर्त संघर्ष हो रहे हैं और वे हमारे प्रयासों की मांग करते हैं। तभी तो मजदूर वर्ग का आंदोलन श्रम और पूंजी के अंतर्विरोध के हल करने की लक्षित होगा। यहाँ पर मार्क्सवादी चेतना की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इन प्रयासों का ध्येय इस स्वतःस्फूर्त आंदोलन की उन सभी सकारात्मक प्रवृत्तियों को घेर कर उन्हें अपनी गुणावस्था से आगे तक की सफलता को ले जाने का है।
मारुति आंदोलन में स्वतः स्फूर्त वर्ग चेतना की बात बोले, जहां वे अपने प्रताड़ित साथी को साथ देने के लिए हद तक जाने को तैयार है और प्रबंधन के क्रूर हिंसा और दमन की रणनीति का शिकार होते हैं। उनकी वर्ग भावना समाज में व्याप्त जाति भावना को पार कर सराहनीय एकता का परिचय देती है। अपनी श्रम शक्ति के इस्तेमाल की परिस्थितियों पर या सवालिया निशान उठाते हुए शोषण के आधुनिकतम तरीकों को चोट करती है। मजदूर होने का यह वर्ग वास्तव में पूंजीपति वर्ग के खिलाफ खड़ा होने का वर्ग वो तक जा सकता है। निश्चित रूप से सचेतन प्रयासों की जरूरत भी होगी। यदि इसे शोषण के तौर तरीकों व शोषण की तीव्रता को सवाल करने से आगे शोषण की व्यवस्था यानी पूंजीवाद को सवाल उठाने तक जाना है, तो जरूरत इस बात की है कि हम सब इस चेतना के वाहक बने, यानी पूंजीवाद पर सवाल उठाने का प्रश्न। जरूरत इस बात की है कि हम इस चेतना के वाहक बने। आज उदारीकृत मंडलीकृत दुनिया आधुनिकतम फैक्ट्रियों में पाश्विक शोषण उत्पीड़न यह मांग करती है कि ऐसा न होने पर पूंजी इसकी अनुकूल जगह मसलन गुजरात की खोज कर स्थानांतरित होने पर आमादा रहती है। तो हम यह देख सकते हैं कि पूंजी संचय के वर्तमान वैश्विक हालात इसको प्रेरित भी कर रहे हैं। पूंजी की यह गति यदि मजदूरों का अमान्य है तो उसे मजदूर वर्ग के राजनीतिक आस्था से चलना होगा और पूंजी के तर्क को प्रभावित करने के लिए पूंजी की दुनिया को फाड़ फेंकना होगा। इस समझदारी के विकास का काम आंदोलनों की सीख के रूप में चेतनशील ढंग से सामने लाना पड़ेगा। यदि सस्ते श्रम का इस्तेमाल करना इस साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था की प्रतिस्पर्धा में आर्थिक पूंजीवाद के टिके रहने की शर्त है, तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक लड़ाइयों की सीखों के रूप में भी यह चेतना हमें अपने विलास करनी होगी। इसके साथ ही मारुति मजदूरों के संघर्ष ने हमारी कई प्रस्तावना व भ्रांतियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। एक तो कई धड़ों ने आधुनिकतम उद्योगों में हो रहे श्रम के अनौपचारीकरण की को देखते हुए भी अनदेखी की या उसे एक महत्वपूर्ण परिघटना माना। इस तरह से कई बार यह सोच सामने आई कि उत्पादन के आधुनिकतम क्षेत्रों और आधुनिक उद्योगों के मजदूर अपनी अगवा की भूमिका खो बैठे और वे तो संघर्ष के प्रति ही उदासीन है। एक तरह से उन्हें अभिजात मजदूरों को टोटी में रख दिया गया जो ज्यादा से ज्यादा अपने आर्थिक चीजों के प्रति सजग है। लेकिन आर्थिक शरीर उद्योगों की स्थिति वहाँ के परमाणु मजदूरों के काम करने के बोझ व हालात ऐसे हैं जिस बात को खारिज करते हैं। ठेका मजदूरों के साथ उनकी एकता नहीं हुआ, फिर हमारे फॉर्मुलेशन में सवालिया निशान लगा दिया। वास्तव में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजदूर वर्ग के आंदोलन की विफल स्थिति तो अभिजात मजदूर वर्ग को बनाए रखने की को छीड़ कर देता है। और इसलिए तो आज 2 दशकों से विरोध के बावजूद अग्रणी पूंजीवादी देशों के कल्याणकारी राज्यों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो वैश्विक पूंजी संचय के तर्क जो आज सस्ती मजदूरों की जगहों पर उद्योगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं और आउटसोर्सिंग जैसी परिघटनाओं में अभिव्यक्त हो पा रहे हैं, निश्चित तौर पर किसी अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर अभिजात मजदूरों के ठिकाने के खिलाफ जाते हैं। ऐसे में मारुति उद्योग और गुड़गांव क्षेत्र के अन्य संघर्ष आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों द्वारा मजदूर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता को एक बार फिर पुष्ट करता है। दूसरी बात यह है कि बीच के दिनों में विश्व पैमाने पर सामाजिक आंदोलन यूनियन वाले को थोड़ी बहुत जगह मिली। यह सामाजिक मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रश्न, सफाई के सवाल, पालना की व्यवस्था पर संघर्ष को लेकर काम करता है और काम की जगह के बदले रहने की जगह पर अपने को आधारित करता है। यह मूलतः रिहायशी समस्याओं के खिलाफ फुलबंदी को संगठित करने का वो आधार बना के चलता है। परंतु इसके भी दिल लग गए, फिर इसने एनजीओवादी रास्ता पकड़ दिया। वास्तव में एकांगी ढंग से मुद्दों को खाने और उसे विशाल परिप्रेक्ष्य में नहीं देखने के चलते इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। दूसरा, एक पूंजी और श्रम के बीच के केंद्रीय अंतर विरोध को संबोधित करने से भी चूक गया। इसने दावा किया कि अनौपचारिकीकरण की परिस्थितियों में मजदूर संगठन ऐसे ही बन सकते हैं। आज अनौपचारिकीकरण जब आधुनिक उद्योगों में भी देखा जा सकता है, फिर से उत्पादन क्षेत्र में होने वाले संघर्षों ने इस बात को फिर से रेखांकित किया है। यहाँ हम यह कह देना चाहते हैं कि संगठित करने के एक फॉर्म के रूप में हम इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं और हमारे आंदोलन में रूपों की विविधता उस पर लचीलेपन को ही दर्शाती है। सवाल यह है कि इसे मुख्य नहीं हो जाना चाहिए। जहाँ श्रम और पूंजी का अंतर्भेद जोहर के सामने है, वहाँ पे हमें ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई में आम मजदूरों की सक्रिय भागीदारी ने यूनियन आंदोलन का नवीनीकरण किया है, जो बस एक सामूहिक मुद्दों करने वाला एजेंट बनकर रह गया था। इससे मजदूरों की भागीदारी बहुत सीमित और औपचारिक बन गई थी। इसमें वर्गीय एकता की भावना की इजहार असंभव सा बन गया था। गुड़गांव में होने वाले मजदूर संघर्षों के एकजुटता अभियान में मजदूर वर्ग के भीतर पनप रही वर्गीय एकता की भावना को सामने ला दिया है। इस सराहनीय अभियान को देशव्यापी देना हमारा ही काम हो सकता है। संगठन की जरूरत महसूस करने वाले संघर्ष ने दिखा दिया है कि कैसे अपने काम व वेतन की
प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए संगठन यानी यूनियन एक महत्वपूर्ण औजार है। इसी के साथ इसने सचेतन मजदूर आंदोलन के सामने यूनियन संगठित करने के पास जाकर वर्गीय एकता और संघर्षों के रूप को सामने लाने पर विचार करने में मजबूर किया है। यदि हम इस पर गौर नहीं करें तो जिन हालातों के मजदूर की संघर्ष इंगित कर रहा है शायद हम उसे पकड़ने में अच्छा होंगे। इस बुर्जुआ जनतंत्र में मजदूरों के अधिकार के अभाव की स्थिति, जहाँ पूरी राज्य सत्ता की मशीनरी मजदूरों के दमन के लिए जारी रहती है और अपने ही कानूनों का उल्लंघन करती है। बुर्जुआ शासन ने मजदूर विरोधी अभियान में यह दिखा दिया है कि इस मामले